हेलो एवरीवन, मैं हूं अनुज कुमार कश्यप और मैं आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। हम आज विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को हल करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। देखिए ये क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले बात करते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। प्रकाश विद्युत प्रभाव एक महत्वपूर्ण घटना है। ये होती किस कारण से है? देखिए, जब किसी धातु पर, यानी कोई धातु का टुकड़ा है हमारे पास, जब किसी धातु पर एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश आपतित होता है, मान लेते हैं कि एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश आपतित होता है, तो इससे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। जब किसी धातु पर एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश आपतित होता है तो इससे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। ये प्रकाश की कणीय प्रकृति के कारण होता है, क्योंकि प्रकाश एक कण की भांति भी व्यवहार करते हैं, जिसके कारण प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना होती है। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है कि कार्य फलन किसे कहा जाता है। कार्य फलन क्या है और ये किसे कहा जाता है? किसी धातु के टुकड़े से, ये धातु का टुकड़ा है, इस धातु के टुकड़े से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए या सतह तक लाने के लिए, इस इलेक्ट्रॉन को सतह तक लाने के लिए आवश्यक ऊर्जा को कार्यफलन कहा जाता है। यानी यहां कार्यफलन को फाइ नोट से नोट किया जाता है और इसका मान फाइ नोट इज इक्वल टू एच न्यू नोट होता है। यह एक ऊर्जा है, देखने में तो ये कार्य है, लेकिन वास्तव में क्या है? ये ऊर्जा का ही मान है जो इलेक्ट्रॉन को उसकी सतह तक लाने के लिए आवश्यक होता है। अर्थात कार्यफलन, किसी धातु के टुकड़े में इलेक्ट्रॉन को सतह तक लाने में दी जाने वाली ऊर्जा कार्यफलन कहलाती है। उसके बाद आता है देहली आवृत्ति किसे कहते हैं। किसी धातु पर आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे कम आवृत्ति पर उस धातु से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ नहीं होता, उस न्यूनतम आवृत्ति को देहली आवृत्ति कहते हैं। यानी ये एक प्रकाश है, इसकी एक निश्चित आवृत्ति है, मान लेते हैं इसकी एक निश्चित आवृत्ति न्यू नोट है। इस निश्चित आवृत्ति से कम अगर आवृत्ति होगी तो इस धातु से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा, तो यह न्यूनतम आवृत्ति देहली आवृत्ति कहलाती है और इसके संगत तरंग दैर्ध्य देहली तरंग दैर्ध्य कहलाता है। उसके बाद निरोधी विभव किसे कहते हैं। कैथोड के हमारे पास प्रकाश विद्युत प्रभाव में ये प्लेट जो होती है C और ये प्लेट होती है A, इसे हम एनोड कहते हैं, इसे हम कैथोड कहते हैं। कैथोड के सापेक्ष एनोड का वह ऋणात्मक विभव जिस पर परिपथ में विद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है उसे निरोधी विभव कहा जाता है। कैथोड के सापेक्ष एनोड का वह ऋणात्मक विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है निरोधी विभव कहलाता है। इसके बाद प्रकाश की तीव्रता व प्रकाश विद्युत धारा में क्या संबंध है। प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर प्रकाश विद्युत धारा बढ़ती है, अर्थात प्रकाश विद्युत धारा I एवं प्रकाश की तीव्रता I, यानी प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाने पर प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ता है और I समानुपाती I होती है, अर्थात प्रकाश विद्युत धारा प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होता है। यह संबंध है। आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न और है हमारे पास में कि कार्यफलन किस पर निर्भर करता है। ये किस बात पर निर्भर करता है? कार्यफलन धातु और उसकी पृष्ठ की सतह पर निर्भर करता है, यानी उसकी सतह कैसी है इस बात पर निर्भर करेगा और धातु की प्रकृति क्या है इस बात पर निर्भर करेगा। अलग अलग धातुओं के लिए कार्यफलन का मान अलग अलग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोटोन क्या है। फोटोन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, सूर्य से प्रकाश उत्सर्जित होता है या किसी भी प्रकाश स्रोत से प्रकाश उत्सर्जित होता है तो वो ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में होता है
उन ऊर्जा के पैकेटों को फोटोन कहा जाता है। फोटोन के विषय में सबसे पहले मैक्स प्लांक ने बताया था। फोटोन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, फोटोन का विराम द्रव्यमान कितना होता है। चूंकि फोटोन ऊर्जा का पैकेट है, अतः फोटोन का विराम द्रव्यमान शून्य माना जाता है, यानी फोटोन का विराम द्रव्यमान m0 = 0 होगा। फोटोन पर आवेश कितना होता है। फोटोन न तो विद्युत क्षेत्र से विक्षेपित होता है, ना ही चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित होता है, अतः फोटोन पर आवेश शून्य होता है। फोटोन का संवेग क्या है। चूंकि फोटोन ऊर्जा का पैकेट है, फोटोन के पास ऊर्जा है, अगर इसके पास ऊर्जा है तो इसके पास कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ संवेग होगा, और फोटोन का संवेग p = h/λ होता है, जहां लैम्डा फोटोन का तरंग दैर्ध्य है। ये फोटोन की, यानी फोटोन का संवेग फोटोन की ऊर्जा से संबंधित होता है, जहां h प्लांक नियतांक है, यह प्लांक नियतांक होता है। चलिए अब नए क्वेश्चन हम आगे देखते हैं क्या है। डी ब्रोगली की परिकल्पना क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, कई बार पूछा गया है कि डी ब्रोगली की परिकल्पना क्या है। डी ब्रोगली के अनुसार जिस प्रकार प्रकाश तरंग की तरह, कण की तरह व्यवहार करता है, ठीक उसी प्रकार से किसी गतिशील द्रव्य कण से भी एक तरंग संबंधित होनी चाहिए, अर्थात गति करता हुआ कण भी तरंग की तरह व्यवहार करना चाहिए। यह डी ब्रोगली ने बताया था। फिर त्वरित आवेशित कणों के लिए तरंग दैर्ध्य का सूत्र क्या होता है। यानी जब, चूंकि अगर कण द्रव्य कण की तरह व्यवहार करता है तो उसका कुछ ना कुछ तरंग दैर्ध्य तो होगा, तो उसका तरंग दैर्ध्य का सूत्र क्या होगा। तो उसके तरंग दैर्ध्य का सूत्र λ = h/√2m/qv हो जाएगा। क्योंकि यहाँ आवेशित कणों के लिए तरंग दैर्ध्य का सूत्र लिखा है, तो h/√2m/qv, जहां h प्लांक नियतांक है, m आवेशित कण का द्रव्यमान, q उस आवेशित कण पर आवेश है, और v जिस विभवांतर से उसको त्वरित किया गया है उसका आवेश है। नेक्स्ट दिया हुआ है, कण की द्वैत प्रकृति को बताने वाले प्रयोग का नाम लिखिए। कण की द्वैत प्रकृति को बताने वाले प्रयोग का नाम डेविसन जर्मन प्रयोग था। यानी डेविसन और जर्मन वैज्ञानिकों ने एक प्रयोग किया था जिसे डेविसन जर्मन प्रयोग के नाम से जाना जाता है। उसके द्वारा ही यह सिद्ध हो पाया था कि एक द्रव्य कण तरंग की तरह व्यवहार करता है। नेक्स्ट, 100 वोल्ट विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन का तरंग दैर्ध्य क्या होगा। डी ब्रोगली के अनुसार किसी इलेक्ट्रॉन का तरंग दैर्ध्य 12.127 एंगस्ट्रॉम अपॉन में √v होता है, जहां v का मान आपको 100 वोल्ट दिया हुआ है, तो आपके पास 12.27 100 तो यानी ये आपके पास, जब हम इसको सोल्व करते हैं तो 1.227 एंगस्ट्रॉम आता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट, आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण क्या है। आइंस्टीन ने एक बहुत ही सिंपल थ्योरी दी थी। उसके अनुसार कि यदि कोई फोटोन किसी धातु से टकराता है, फोटोन जब किसी धातु पर टकराता है तो उसकी ऊर्जा, फोटोन की ऊर्जा, उसकी अधिकतम गतिज ऊर्जा प्लस कार्यफलन में रूपांतरित हो जाती है। यानी हम इसको लिख सकते हैं 1/2 mv max का स्क्वायर = hν माइनस hν0। इस समीकरण को आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण कहा जाता है, जहां ये उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा है, hν आपतित फोटोन की ऊर्जा है, hν0 कार्यफलन का मान होता है। आगे नए प्रश्न क्या है हमारे पास में, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत क्या है। हाइजेनबर्ग ने बताया था कि जब कोई कण एक निश्चित दिशा में गतिशील होता है तो उसका एक साथ एक ही समय पर उसकी स्थिति को
और उसके संवेग को यथार्थता पूर्वक नहीं मापा जा सकता, अर्थात उनको यथार्थता पूर्वक ज्ञात नहीं किया जा सकता कि वो किस जगह पर एग्जैक्ट उसकी स्थिति है और उस समय उसका संवेग क्या है, यह ज्ञात करना असंभव है, यथार्थता पूर्वक ज्ञात नहीं किया जा सकता। फिर हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत का गणितीय रूप क्या है। हाइजेनबर्ग के अनुसार जब कोई कण एक निश्चित दिशा में गतिशील होता है तो उसकी स्थिति के मापन में कुछ ना कुछ अनिश्चितता रह जाती है और वहीं उसके संवेग में भी कुछ अनिश्चितता रह जाती है और इन दोनों का गुणनफल यानी किसी एक निश्चित दिशा में स्थिति में अनिश्चितता और उसी समय उसके संवेग में अनिश्चितता का गुणनफल h अपॉन में 4 पाई से बड़ा या उसके बराबर होगा। इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं डेल्टा x इंटू डेल्टा पी एक्स एच लाई अपॉन में 2। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है कि यदि किसी कण की किसी दिशा में स्थिति को यथार्थता से मापा गया हो तो उसके संवेग में अनिश्चितता कितनी होगी। देखिए यदि किसी दिशा में किसी कण की स्थिति को यथार्थता पूर्वक माप लिया जाए तो उसकी स्थिति में अनिश्चितता डेल्टा x इज इक्वल टू 0 हो जाएगी, तो उसके संवेग में अनिश्चितता डेल्टा पी एक्स इज इक्वल टू एच लाई अपॉन में 2 इंटू 0 यानी एच लाई अपॉन में हम 0 लिख सकते हैं जो कि अनंत के बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत बड़े कणों पर नगण्य क्यों हो जाता है। चूंकि बड़े कण जब किसी एक निश्चित दिशा में गतिशील होते हैं उनका द्रव्यमान ज्यादा होता है, ज्यादा होने के कारण उनकी स्थिति को सही सही माप लिया जाता है और उनकी जो संवेग है उसे भी अच्छी तरीके से मापा जा सकता है, या हम ये कहें कि उनकी स्थिति में अनिश्चितता और उनके संवेग में अनिश्चितता का मान नगण्य हो जाता है। नेक्स्ट एक रडार स्पंद काल 0.30 मिलीसेकंड है तो फोटोन की ऊर्जा में अनिश्चितता कितनी होगी। तो यहां हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं डेल्टा टी इंटू डेल्टा ई इज इक्वल टू एच लाई अपॉन में 2, यानी हमने ये फॉर्मूला ले लिया तो इसके अनुसार हमारे पास में डेल्टा ई का जो मान आएगा एच लाई अपॉन में 2 इंटू डेल्टा टी और जब हम इसको लिखेंगे तो 1.054 इंटू 10 रेज पावर माइनस 34 अपॉन में 2 इंटू 0.30 इंटू 10 रेज पावर मिली सेकेंड में है तो हमारे पास में -6 और ये हमारे पास में आ जाएगा 1.76 इंटू 10 रेज पावर -28 जूल। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा।